तो दोस्तों कहते हैं कि उम्मीदों का दामन थाम रहे हो तो हौसला कायम रखना। हेलो, उम्मीदों का दामन थाम रहे हो तो हौसला कायम रखना, क्योंकि जब नाकामियाँ अपने चरम सीमा पर होती हैं तो कामयाबी बेहद करीब होती है। दोस्तों, इस तरह का आपको वर्ब ऑफ टू बी और वर्ब ऑफ टू हैव के माध्यम से मैंने आपको जितने भी स्ट्रक्चर बताए हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स बताए हैं, आप उसको एक बार कॉपी पेन पर नोट ज़रूर बनाइएगा। और दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी अंग्रेज़ी बोलने का प्रयास करें। आखिर वो लोग नहीं सीखेंगे तो आपसे अंग्रेज़ी बोलेगा कौन? आप प्रैक्टिस किससे करोगे? ठीक है दोस्तों, इसीलिए अपना एक मित्र बनाओ जो आपके जैसा सोच रखने वाला हो, जो आपसे अंग्रेज़ी बोलने में कंपटीशन रखता हो। ठीक है, तब मज़ा आएगा अंग्रेज़ी बोलने में। जय हिंद दोस्तों, संघर्ष कोचिंग संस्था पे एक बार फिर से मैं धनेश चौहान आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि इंग्लिश कैसे बोला जाएगा। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट समझा दिए थे और कुछ आपको होमवर्क भी दिया था लर्न करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी लर्न कर लिए होंगे कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स से। अगर नहीं याद किए हैं तो मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूँ दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आज आप जिस उम्मीद के साथ आए हैं कि हमको आज इंग्लिश बोलना है, बोलना सीखना है, तो दोस्तों आज आप फुल कॉन्फिडेंस बना के रखिए और आज आपकी उम्मीदों पर खरा ज़रूर उतरा जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज मैं आपको अंग्रेज़ी बोलना सिखा करके ही रहूँगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ आपको शुरुआत से। मैंने आप सभी को दोस्तों कुछ कॉमन से सब्जेक्ट्स दिए थे याद करने के लिए, जैसे दैट, दिस, दोज, दीज, ही, शी, इट और आई, वी, यू, दे। ये कॉमन से थोड़े हमारे छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों। इनकी मदद से हम अधिकतम अंग्रेजी बोल पाएंगे। और दोस्तों हमने आपके छोटे छोटे वर्ड मीनिंग दिए थे, इज, एम, आर। ये वर्ड मीनिंग दिया था ताकि आपको जब अंग्रेजी में सिखाऊं तो आपको एक कर्ता यानी कि सब्जेक्ट्स जो हैं खोजने की आवश्यकता ना पड़े कि सब्जेक्ट्स आखिर होते क्या हैं, ज़्यादा समझाना ना पड़े सब्जेक्ट किसे कहते हैं। दोस्तों शॉर्ट तरीके से आप समझ लीजिए कि ये भी एक तरह से एक सब्जेक्ट हैं जो आपको अंग्रेज़ी बोलने में काफ़ी मदद करेंगे। और अभी हम इनकी मदद से ही अंग्रेज़ी बोलना सीखेंगे। ये दोस्तों ये आपके सब्जेक्ट नहीं है, ये आपके हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रियाएं हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसकी मदद से अभी हम चलिए देखते हैं कि अंग्रेज़ी कैसे लिखा जाएगा और अंग्रेज़ी कैसे बोला जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों आपको बता दिया जाए कि
दैट का प्रयोग हम दूर की किसी एक वस्तु के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम दैट का प्रयोग दूर की किसी एक वस्तु के लिए करते हैं। जैसे तो दोस्तों चलिए देखते हैं, दैट का प्रयोग हम दूर की किसी एक वस्तु के लिए करेंगे। जैसे मान लीजिए कि लिखा गया है हमें कि मान लीजिए हमें कहना है वह एक कलम है। इसको क्या बताएंगे, लिखेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि दैट के साथ में हम प्रयोग करते हैं इसका, पास्ट टेंस में रहेगा तो आज का, और फ्यूचर टेंस में रहेगा देखा जाएगा, बताया जाएगा। दैट इज अ पेन। ठीक है दोस्तों, सिंपल सेंटेंस है। इस तरह से हम और भी सेंटेंस बना सकते हैं। वह एक चेयर है, वह एक दीवार है। जैसे वह एक दीवार है, तो दोस्तों इसको बना लेंगे दैट इज अ वॉल। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम और भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो आगे चलते हैं। देखते हैं दोस्तों, आगे है दिस का प्रयोग। दिस का प्रयोग हम दिस का प्रयोग हम सामने के किसी एक वस्तु के लिए करते हैं। दिस का प्रयोग हम सामने के किसी एक वस्तु के लिए करते हैं। जैसे यह एक कलम है। दोस्तों यहाँ पर हम ईट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इट इज अ पेन। लेकिन हम यहाँ पर दिस का भी प्रयोग कर सकते हैं। दिस इज अ पेन। ठीक है दोस्तों, जैसे आ गया यह एक बकरी है। तो दोस्तों इसका ट्रांसलेट करेंगे हम। यहाँ पर दोस्तों देखिए, हम यह एक कलम है, इसका हम इट का प्रयोग भी करके बता दिए कि इट इज़ अ पेन, दिस इज़ अ पेन। दोस्तों हम यहाँ पर इट और दिस दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर यह एक बकरी लिखा गया है, यहाँ पे कोई सजीव वस्तु का नाम है और यह के सब्जेक्ट में है, तो दोस्तों यहाँ पर हम इट तो बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। इट बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ दिस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जहाँ पर प्रॉपरली दिस का प्रयोग होता है वहाँ पर ईट का प्रयोग नहीं होता है, और जहाँ पे मुख्य रूप से ईट का प्रयोग होता है वहाँ पे हम दिस का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दिस इज ए गोट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों देखते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब इस तरह से दोस्तों बताने लगूंगा
तो अधिक टाइम जाएगा, तो आप थोड़ा जल्दी जल्दी समझने का प्रयास करिएगा। दैट दिस हो गया। अब पढ़ेंगे दोज। दोज के साथ लगाना है हमें आर। ठीक है दोस्तों, जैसे इसका भी डिफिनीशन के तौर पे लिखा जाए अगर, तो दोज का प्रयोग हम दूर की बहुत सारी वस्तुओं के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल वे सब चिड़िया हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे दोज आर बर्ड्स। यहाँ पे दोस्तों चिड़ियाओं की मात्रा अधिक है, तो बर्ड्स लिख करके हम उसमें एस जोड़ देंगे। चाहे कोई भी वर्ड मीनिंग यहाँ पर अगर लिखा जाएगा और उसकी मात्रा अधिक रहेगी तो उसमें हम एस जोड़ देंगे। जैसे वे सब बच्चे हैं, लिखेंगे दोज आर चिल्ड्रेंस। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? समझ में आया होगा दोस्तों, तो आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं बिल्कुल शुरुआती से, और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको अभी बहुत कुछ पढ़ाना है। अभी पढ़ेंगे दोस्तों दीज। दीज के साथ लगाना है आर। दीज में होता है दोस्तों ये सब, हमने बताया भी था आपको पिछले टाइम में। चलिए देखते हैं। दीज का प्रयोग हम सामने की या नज़दीक की, सामने की बहुत सारी वस्तुओं के लिए करते हैं। बहुत सारी वस्तुओं के लिए करते हैं, जो कि सामने की वस्तुओं के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ये सब किताबें हैं। क्या है? ये सब किताबें हैं। दोस्तों इसको बनाएंगे हम दीज आर बुक्स। किताबों की मात्रा अधिक है तो बुक्स लगा देंगे। ये सब कुर्सियां हैं। दोस्तों इसको बनाएंगे दीज आर चेयर्स। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम और भी एग्जाम्पल बना लेंगे। और दोस्तों मुख्य रूप से ईंट का प्रयोग देख लीजिए। ईंट का प्रयोग में काफ़ी लोग भटक जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ईंट का प्रयोग घर बनवाने में किया जाता है। ठीक है,
ईंट का प्रयोग कहाँ होता है? घर बनवाने में ना। तो दोस्तों वो ईंट होता है और यह ईंट है, ठीक है। उसको ईंट कहते हैं और इसको ईंट कहते हैं। तो दोस्तों इस ईंट का प्रयोग हम समय बताने, दिन बताने और तारीख बताने, मौसम के बारे में बताने में, निर्जीव वस्तुएं, आदि जैसी अन्य प्राकृतिक घटनाओं को व्यक्त करने के लिए हम ईंट का प्रयोग है। दोस्तों ईंट का प्रयोग जो है हम समय बताने के लिए, दिन बताने के लिए, तारीख बताने के लिए, मौसम के बारे में कुछ बताने के लिए और अन्य प्राकृतिक घटनाओं को बताने के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए हम ईंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। वैसे ईंट का प्रयोग के लिए दोस्तों, ईंट का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है उसका पर्सनल एक वीडियो बनाया गया है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा, फुल डिटेल्स में आपको बताया गया है और आप वहाँ से देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ईंट का प्रयोग ज़िंदगी में नहीं भूलेगा। आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग वहाँ से ज़रूर जाके देखिएगा उस वीडियो को और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसका ईंट का प्रयोग हम इसमें नहीं बताएंगे, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, कुछ आगे पढ़ते हैं। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं, अब देखने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको वर्ब ऑफ टू बी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था वर्ब ऑफ टू बी। दोस्तों वर्ब ऑफ टू बी क्या होता है? वर्ब ऑफ टू बी एंड टू हैव। वर्ब ऑफ टू बी एंड टू हैव। यहाँ पर दोस्तों वर्ब ऑफ टू बी जो है ना, यहाँ पे ओह माय गॉड, वर्ब ऑफ टू बी में दोस्तों कर्ता जो होता है ना, कर्ता जो है कुछ होता है, कर्ता के कुछ होने का बोध होता है या कहीं पर होने का बोध होता है। सब्जेक्ट जो है कुछ होता है या कहीं पर कुछ होने का उसके बोध होता है। जैसे फॉर एग्जांपल
देखेंगे आगे। इसका स्ट्रक्चर कुछ है इस प्रकार से, सब्जेक्ट प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों। दूसरा आपका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस वाज, वेयर प्लस ऑब्जेक्ट। आपका स्ट्रक्चर 3 है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके पहले दोस्तों मैंने बताया था जो कुछ भी सेंटेंस हो वो लगभग इसी से रिलेटेड था। हम एक बार और देखते हैं। टू बी पढ़ने के बाद हम टू हैव को पढ़ेंगे। वर्ब ऑफ टू बी का मतलब यहाँ पे क्रिया जो है कुछ होगी। चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट का, जैसे वह एक अध्यापक है। वह एक अध्यापक है। तो उसको दोस्तों इसको अंग्रेजी में क्या, वह जो है सब्जेक्ट जो है ये कर्ता क्या है, एक अध्यापक है। कर्ता के कुछ होने का बोध समझ में आ रहा है आपको कि कर्ता कुछ है। यहाँ पर कर्ता किसी पोजीशन पर है, अध्यापक के पद पर है, यानी कि वह जो है वह यह हमारा कर्ता है, यानी कि सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मतलब सब्जेक्ट किस पद पर है, अध्यापक के पद पे है, यानी कि सब्जेक्ट को का सब्जेक्ट जो है अध्यापक होने का बोध करा रहा है। तो इससे यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे ही इज अ टीचर। ही इज अ टीचर कर दिया। वह एक अमीर औरत है। देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो बता रहा है कि वो अमीर है या गरीब है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसका शी इज अ रिच वुमेन। ठीक है दोस्तों, शी इज अ रिच वुमेन। अगर आ गया हम सब गरीब व्यक्ति हैं। अभी ये सब्जेक्ट जो है हम सभी को गरीब बता रहा है, आए? हम सभी को गरीब बता रहा है। चलिए देखते हैं, इसकी भी सुन लिया जाए एक बार। वी आर ऑल पुअर पर्सन। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम कई ठो सेंटेंस को आराम से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें सेंटेंस मेकिंग आना चाहिए अगर इंग्लिश बोलना है तब। यदि आपको इंग्लिश बोलना है तो दोस्तों इसको आपको बार बार नहीं तो कम से कम 20 से 25 बार आपको प्रैक्टिस करना है, तभी जाके इंग्लिश बोलना आएगा। बोलने जो है एकदम ओठों पे ला दो इसको बोलने के लिए। हम आपको छोटे से बोर्ड पे पूरा एग्जाम्पल सहित नहीं बता पाएंगे। हाँ, आपको होमवर्क ज़रूर दे देंगे, लेकिन दोस्तों आप इसको और भी इस तरह के सेंटेंस बना करके अपनी कॉपी पर प्रैक्टिस करिएगा। बाकी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ते हैं तो आपको इसका एक PDF भी दे दिया जाएगा। दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप मैसेज करिएगा, आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और वहाँ पर आपको इससे संबंधित एक PDF आपको दे दिया जाएगा जिसमें आपको भरपूर प्रैक्टिस करने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और चलते हैं आगे बढ़ते हैं दूसरे स्ट्रक्चर की ओर। तो इसको दोस्तों इरेज कर दूं। चलिए देखते हैं।
अभी देखते हैं दोस्तों इसका प्रयोग, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमने बताया था, वह एक टीचर है, वह एक गरीब है, वह अमीर है, वह बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर सब है, सब प्रेजेंट टेंस में आ रहा था। यहाँ पे दोस्तों सब का सब क्या है, प्रेजेंट टेंस में आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों ये आपका इसका आएगा, जितना आएगा पास्ट टेंस में आएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं इसी का प्रयोग आगे क्या है। जैसे वह एक अच्छा लड़का था। दोस्तों इसका सेंटेंस बनाएंगे हम, लिखेंगे he was a good boy। पहले अच्छा था, अब नहीं है ना। वह एक अच्छा लड़का था। अभी बनाएंगे दूसरा, वह एक अच्छे वह एक अच्छा अध्यापक था। तो दोस्तों लिखेंगे he was a good teacher। he was a good teacher। तो दोस्तों यहाँ पर जितना आ रहा है लास्ट में देखिए क्या आ रहा है, था आ रहा है। जहाँ पर भी आपको आखिरी में सब्जेक्ट जो है कुछ होने का बोध कराएगा और पास्ट टेंस में होने का बोध कराएगा। जहाँ पे था है, थी है, ऐसे सेंटेंस दिखाएगा। तो दोस्तों हम सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस ऑब्जेक्ट का रूल फॉलो करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे तो देखते हैं एक और दो और सेंटेंस देखते हैं। वह एक कमज़ोर आदमी था। दोस्तों कमज़ोर का वीक भी होता है और पुअर भी कह सकते हैं हम। तो देखते हैं, लिखेंगे ही वाज अ पुअर मैन। दोस्तों वीक मिस होता है कमज़ोर और पुअर मिस होता है गरीब। तो पुअर मिस भी कमज़ोर होता है। इस चीज़ को दर्शाने के लिए हम यहाँ पर लिखे हैं, क्योंकि कई तो स्टूडेंट जो हैं इस बात से बहुत कंफ्यूज थे कि पुअर मिस गरीब होता है, कमज़ोर कैसे होता है। दोस्तों उनके लिए बताया जा रहा है कि यहाँ पे पुअर गरीब आदमी जो होता है, जो एकदम गरीब का मतलब जिसके पास पैसा ना हो और हर स्थिति से वो कमज़ोर हो। ठीक है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर हम पुअर लिखे हैं। आगे देखते हैं। वह एक चालाक लड़की थी। दोस्तों इसको बनाएंगे शी वाज अ क्लेवर गर्ल। ठीक है दोस्तों, मैं बहुत बहादुर लड़की थी। अब दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया, मैं यानी कि आई। दोस्तों आई के साथ लगाएंगे वेयर। आई वर अ ब्रेव गर्ल। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस तरह के भी और भी सेंटेंस आप ज़रूर बनाइएगा।
कम से कम एक, मैं आपको 3 स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, तो आपको 2-4-5 जो है एग्जाम्पल बता रहा हूँ दोस्तों। कम से कम आप एक स्ट्रक्चर का 25 एग्जाम्पल बनाइएगा, एक स्ट्रक्चर का 25 एग्जाम्पल बनाइएगा। ये दोस्तों अगर ऐसा आप फॉलो करते हो, एक स्ट्रक्चर का 25 एग्जाम्पल आप खुद बनाते हैं, तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी, आप देख लीजिएगा। लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। 25 एग्जाम्पल से कम अगर बनाए तो दोस्तों जान लीजिएगा आपकी मेहनत में कमी होगी। ये आपको कम से कम औसत है एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी आपको मज़ा आने लगेगा तो आप अधिक से अधिक खुद ही प्रैक्टिस करने लगोगे। ठीक है दोस्तों, ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़े। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट्स इससे संबंधित हो, कोई किसी भी क्लास से संबंधित हो, दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों है हमारा, ये है फ्यूचर का। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं फ्यूचर का हम स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। जैसे दोस्तों देखिए, वह मेरा भाई होगा। क्या कह रहे हैं? वह मेरा भाई होगा। दोस्तों इसको बनाएंगे हम लोग, लिखेंगे ही विल बी माई ब्रदर। रूल लगाएंगे, हमारा सब्जेक्ट विल बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा है ही विल बी, फिर उसके बाद माई ब्रदर ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, वह मेरी कलम होगी। इसको लिखेंगे दोस्तों दैट विल बी माई पेन। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। वह एक अध्यापक होगा। वह एक अध्यापक होगा। वह एक डाकिया होगा। वह एक पत्रकार होगा। वह एक पत्रकार होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस को हम किस प्रकार से बनाएंगे देखते हैं। वह एक अध्यापक होगा, लिखेंगे ही विल बी ए टीचर। वह एक अच्छा अध्यापक होगा, ही विल बी ए गुड टीचर। ठीक है दोस्तों, लिखेंगे आगे। वह एक डाकिया होगा, डाकिया का यानी मतलब है पोस्टमैन, लिखेंगे ही विल बी अ पोस्टमैन। ही विल बी अ पोस्टमैन। आगे लिखेंगे वह एक पत्रकार होगा, लिखेंगे ही विल बी अ जर्नलिस्ट। मिस पत्रकार। स्पेलिंग जरा देख लेते हैं। जर्नलिस्ट की स्पेलिंग आप लोग चेक कर लीजिएगा दोस्तों। इतना समझ में आया?
दोस्तों अभी तक हमने आपको सिर्फ 3 स्ट्रक्चर बताए हैं, 3 स्ट्रक्चर अभी हैं वर्ब ऑफ टू बी के हैं। अभी दोस्तों 3 स्ट्रक्चर आपको वर्ब ऑफ टू हैव के बताएंगे, फिर से आपको वर्ब ऑफ टू बी का एक और एग्जाम्पल रूल बताएंगे और इसका भी। दोस्तों इस तरह के टोटली आपको 6, 3 इधर 3 इधर, यानी कि इस तरह से 3 और 3 6 हुआ, और 6 का डबल करेंगे तो 12 होगा। दोस्तों इस तरह से हम आपको 12 सेंटेंस बिल्कुल 12 स्ट्रक्चर बिल्कुल आसानी से बताएंगे और आपको 1 नंबर बिल्कुल बढ़िया तरीके से आ जाएगा अगर आप इसको प्रयास करते हो तो। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। काफ़ी मेहनत का मतलब पहाड़ नहीं ढकेलना पड़ेगा दोस्तों, बस ज़्यादा ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना होगा। मैंने आपको ज़्यादा में बहुत कम से कम बताया कि 25 एग्जाम्पल आप खुद से बनाइएगा, खुद से ट्रांसलेट करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी आते हैं हम टू हैव की तरफ। यहाँ सभी तीनों का तीनों आपको समझ में आया? अगर आ गया तो चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों वर्ब ऑफ टू बी की तरफ देखते हैं क्या वर्ब ऑफ टू बी में है। वर्ब ऑफ टू बी हो गया, वर्ब ऑफ टू हैव की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, वर्ब ऑफ टू बी खत्म हो गया, वर्ब ऑफ टू हैव में आते हैं। वर्ब ऑफ टू बी में क्या था दोस्तों कि कर्ता के कुछ होने का बोध होता था। अब वर्ब ऑफ टू बी में पता चलेगा कर्ता के पास कुछ होगा। इसमें दोस्तों जो है सब्जेक्ट्स यानी कर्ता के पास कुछ होगा। कर्ता के पास कुछ होना। ठीक है दोस्तों, इसमें वर्ब ऑफ टू हैव में कर्ता के पास कुछ होने का बोध दिखाया जाएगा, दर्शाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसमें भी आपको ये है प्रेजेंट के लिए, ये प्रेजेंट के लिए, ये है पास्ट के लिए और ये फ्यूचर के लिए। ठीक है दोस्तों, ये फ्यूचर टेंस के लिए। अभी देखते हैं इसका कैसे प्रयोग हम करेंगे। दोस्तों आगे देखते हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोग भी, ध्यानपूर्वक वीडियो में पूरे लास्ट तक बनी रहेगा। तो दोस्तों चलिए अभी हम सीखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव का प्रयोग। दोस्तों चलिए देखते हैं, राम के पास एक कलम है। ठीक है दोस्तों, हैज़ में और हैव में कौन सा प्रयोग करेंगे आपको बता दें दोस्तों। जहाँ पे एक वचन सब्जेक्ट होगा, एक वचन सब्जेक्ट होने का मतलब जो करता है वो अकेला होगा, वहाँ पे हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। जहाँ पे बहुत सारे संख्या में होंगे सब्जेक्ट, वहाँ पे हम हैव का प्रयोग करेंगे। आपको मुख्य रूप से बता दे रहे हैं, आप इसी को ज़्यादातर फॉलो करिएगा दोस्तों।
एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता क्या है? ही, शी, इट, या तो किसी का नाम हो दोस्तों, ये जो है हमारे एक वचन कर्ता के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों इसके साथ हम प्रयोग करेंगे हैज का, ठीक है। और हमारे बहुवचन कर्ता का अंतर्गत क्या आता है? बहुवचन जैसे आई, वी, यू, दे, इन सभी के साथ हमें प्रयोग करना है हैव का, ठीक है दोस्तों। कितने लोग को पचेगा नहीं कि आई और यू जो है बहुवचन में कैसे आ गया, तो इसका भी एक डिटेल में वीडियो बनाया गया है, आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखा गया है कि यहाँ पे लिखा गया है कि राम के पास एक कलम है। तो दोस्तों इसको हम बनाएंगे, लिखेंगे राम हैज अ पेन, राम हैज अ पेन। इस तरह के और भी सेंटेंस बनाएंगे, देखेंगे मेरे पास 5 लाख रुपया है। दोस्तों इसका से अंग्रेजी में बनाएंगे, लिखेंगे आई हैव 5 lakhs, I have 5 lakhs रुपीज़। ओके दोस्तों, चलिए आगे बनाया जाए। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है। दोस्तों इसका अंग्रेजी बनाएंगे, लिखेंगे वी हैव एवरीथिंग, वी हैव एवरीथिंग। अगर लिखा जाए उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है। दोस्तों इसको बनाएंगे ही हैज रहेगा दोस्तों, ही हैज नथिंग, ही हैज नथिंग, उनके पास कुछ नहीं है। राम के पास एक बांसुरी है। तो दोस्तों इसको बनाएंगे राम हैज अ फ्लूट। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने वर्ब ऑफ टू हैव में सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, फिर उस ऑब्जेक्ट उसका इसका प्रेजेंट टेंस का हमने एग्जाम्पल कुछ देख लिया है। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और यदि आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो, मुझे तो नहीं लगता कि आपको इसमें भी कोई कन्फ्यूजन हो सकता है। दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को और भी अपने जैसे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं, ताकि उनको भी पढ़ने में मज़ा आने लगे। और दोस्तों जिस चीज़ में मज़ा आने लगता है ना, वो करने में बड़ा मज़ा आता है। तो चलिए देखते हैं, हम अभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग। तो दोस्तों इसको हम इरेज कर दें, अगर आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है। चलिए देखते हैं।
अभी सीखेंगे दोस्तों सब्जेक्ट प्लस हैड का प्रयोग। यहाँ पर दोस्तों चाहे एक वचन सब्जेक्ट हो या बहुवचन कर्ता हो, एक वचन कर्ता या बहुवचन कर्ता हो दोस्तों, तो हम तब भी हम यहाँ पर हैड का ही प्रयोग करेंगे, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, जैसे राज के पास एक घड़ी थी। दोस्तों इसका सेंटेंस बनाएंगे, राज सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद लिखेंगे हैड, राज हैड अ वॉच, राज हैड अ वॉच। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अरब के पास सब कुछ है, सब कुछ है नहीं, सब कुछ था, सब कुछ था। दोस्तों इसका बनाएंगे अंग्रेजी में, अरब हैड एवरीथिंग। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पास एक रुपया था, हमारे पास एक रुपया था। अभी दोस्तों निगेटिव का नहीं बता रहा हूँ, इसलिए निगेटिव नहीं बताया। ठीक है, निगेटिव और इंटरोगेटिव बताऊंगा तो उसमें भी आपको समझा दूंगा। ठीक है, लिखेंगे हमारे पास एक रुपया था, लिखेंगे वी हैड 1 रुपीज़, वी हैड 1 रुपीज़। सोहन के पास मेरा पत्र। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि लिखा गया है, सोहन के पास मेरा पत्र था, लिखेंगे सोहन हैड माई लेटर। लिखेंगे आगे, देखते हैं, रवि के पास 10 रुपये थे। इसको कैसे बनाएंगे, लिखेंगे रवि हैड 10 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, मज़ा आया पढ़ने में? दोस्तों उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छी तरीके से आ गया होगा। सिर्फ सब्जेक्ट लिखना, हैड लिखना, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना है। क्या है, वी हैड 1 रुपीज़। अरब के पास सब कुछ था, अरब हैड एवरीथिंग। राज के पास एक घड़ी थी, राज हैड ए वॉच। कौन से खतरनाक जानवर का नाम है? दोस्तों कहते हैं ना कि लाख दलदल हो पर पैर जमाए रखना, लाख दलदल हो पर पैर जमाए रखना, हाथ खाली ही सही मगर उठाए रखना, हाथ खाली ही सही मगर उठाए रखना। मेरे दोस्त कौन कहता है कि चलने में पानी नहीं आता, बस बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखना। तो चलिए दोस्तों इसी हौसले के साथ एक और सेंटेंस पढ़ लेते हैं, है ना। सोच रहे हैं सर भाई कह रहे हैं क्या, शायरी सुना करके एक और सेंटेंस पढ़ा रहे हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, बता नहीं रहे दोस्तों, आपको अंग्रेजी सिखा रहे हैं। फटाफट इसको मैं आपको एक बार एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, कम से कम एक सेंटेंस का
यानी कि एक स्ट्रक्चर का आप कम से कम 25 से 30 बार ज़रूर प्रयास करिएगा घर पे अपने से लिख करके बोलने का। दोस्तों एक बात मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको इस एक स्ट्रक्चर का दोस्तों कम से कम 25 से 30 बार आपको ज़रूर प्रैक्टिस करना है घर पे इन राइटिंग लिख करके और बोल करके आपको प्रैक्टिस करना है दोस्तों। गारंटी लेता हूँ आपको अंग्रेजी ज़रूर बोलना आएगा। ना आए तो फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर संपर्क करिए, बताता हूँ कैसे आती है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं, हम अगला स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग सीखते हैं। जैसे इसके सेंटेंसों में कुछ आएगा इस प्रकार से कि राम के पास मेरा घड़ी होगा। दोस्तों इसमें डिफरेंट आपको बस गा लास्ट में क्या आएगा, गा गी गे। ठीक है दोस्तों, ऐसे सेंटेंस आएगा और यहाँ पर कोई भी सब ऑब्जेक्ट हो सकता है। लिखेंगे, इसको लिखेंगे जब बनाएंगे तो राम will have my watch. राम will have my watch। आगे देखते हैं, हरी के पास 10 टोपियाँ होगी। लिखेंगे, हरी will have 10 caps। ठीक है दोस्तों, आगे देखें, मेरे पास 2 सोने की अंगूठियाँ होगी। ठीक है, लिखेंगे, I will have। वैसे दोस्तों आई के साथ तो सेल लगाया जाता है, लेकिन मॉडर्न टाइप्स लोग आजकल अंग्रेजी बोल रहे हैं, आई के साथ विल लगाया, विल किल यू, है ना। तो उस तरह से देखा जाए तो हम विल लगा रहे हैं। अगर शुद्धतम देखा जाएगा दोस्तों सेल लगाएंगे, आई सेल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है आई विल हैव 2 गोल्डन रिंग्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एस लगाने के लिए इस जगह नहीं है। देखिए, अरब के पास सब कुछ
होगा। लिखेंगे अरब had sorry Arab will have everything. Arab will have everything. खुशी के पास एक दुकान होगी। इसको बनाएंगे दोस्तों, खुशी विल हैव ए शॉप। ठीक है दोस्तों, हमने तीसरा स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में बहुत कुछ आ गया होगा, और इस तरह से आप प्रैक्टिस कर करके दोस्तों आप अंग्रेजी ज़रूर बोलना सीख जाओगे। और यदि आपको विश्वास ना हो तो दोस्तों हम कुछ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का इंग्लिश स्पीकिंग का प्रैक्टिस का वीडियो आपके सामने ज़रूर पेश करना चाहेंगे, और वो आज पॉसिबल नहीं है, अगले दिन किसी दिन आपको अपलोड करके शो अप कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और आगे दोस्तों अभी हम पढ़े विल, वर्ब ऑफ टू बी एंड वर्ब ऑफ टू हैव। तो अब हम पढ़ेंगे वर्ब ऑफ टू बीन और वर्ब ऑफ टू हैव बीन। ठीक है दोस्तों, ये हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, अभी ज़्यादा समय नहीं है। तो दोस्तों अभी हमने क्या क्या सीखा, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों हमने अभी सीखा वर्ब ऑफ टू बी एंड वर्ब ऑफ टू हैव। इसमें हमने दोस्तों सीखा है स्ट्रक्चर नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। और दोस्तों हमने वर्ब ऑफ टू हैव में सीखा है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, हमने ये चीज़ सीखा है। आगे हम सीखेंगे सब्जेक्ट, आगे हम सीखेंगे दोस्तों वर्ब ऑफ टू बी को हम बीन बना देते हैं, और इसमें सीखेंगे वर्ब ऑफ टू हैव हैड, have had। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको सब्जेक्ट जो है कुछ होने का बोध कराता था। इसमें लास्ट में इसके वाक्यों के लास्ट में क्या आता है, हूँ, हो। इसके लास्ट के वाक्यों में क्या आएगा, था,
थे भी आ सकता है। इसके वाक्यों के लास्ट में आएगा गा, गी, गे। ये दोस्तों आपका प्रेजेंट का है और ये आपका पास्ट का है और ये आपका फ्यूचर का है। इधर भी आपको दोस्तों इसमें लास्ट में आएगा आपका पास था, पास है, इसमें पास था, इसमें पास होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझने में थोड़ा आसान हो जाए इसलिए तो वापस आपको रिपीट करवा रहे हैं। दोस्तों ये आपको देखा जाए तो प्रेजेंट टेंस का है, ये पास्ट टेंस का है और ये फ्यूचर टेंस का है। ठीक है दोस्तों, इसके पहले जो मैंने एग्जाम्पल बताया था दोस्तों आप सभी को, आप उस एग्जाम्पल को ज़रूर फॉलो करिएगा और दोस्तों कोशिश करिएगा कि आपके इतने समय तक देखने का समय बर्बाद ना हो पाए। दोस्तों यदि आप इस वीडियो पर आए हैं, अपना इतना गोल्डन समय हमें दिए हैं, तो दोस्तों आप यहाँ से कुछ सीख करके जाइएगा। ये ठान लीजिएगा कि हमें यहाँ से कुछ सीख करके जाना है, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं जाने देंगे। ठीक है दोस्तों, आप क्योंकि टाइम इज़ एवरीथिंग। ठीक है दोस्तों, वी हैव नो एक्स्ट्रा टाइम। ओके दोस्तों, टाइम इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड। समय सबसे बलवान होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ एक शायरी सुनाना चाहेंगे आपको कि कहते हैं कि दोस्तों, उम्मीदों का दामन थाम रहे हो तो हौसला कायम रखना। उम्मीदों का दामन थाम रहे हो तो हौसला कायम रखना, क्योंकि नाकामियाँ जब अपने चरम सीमा पर होती हैं तो कामयाबी बेहद करीब होती है। ठीक है दोस्तों।